हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि गेट 2017 में पूछे गए थे आफ्टरनून सेशन में पेपर कोड ईसी के लिए। इससे पहले मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो अगर आपने हमारा वो वीडियो अब तक नहीं देखा हुआ है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप हमारे अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है अ रूल स्टेट दैट इन ऑर्डर टू ड्रिंक बियर वन मस्ट बी ओवर 18 ईयर ओल्ड। इन अ बार देयर आर 4 पीपल, P is 16 year old, Q is 25 year old, R is drinking milkshake and S is drinking beer. Then what must be checked to ensure that the rule is being followed? एक बियर बार है, यहाँ का एक रूल है कि 18 साल से कम एज के लोग यहाँ पे ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 4 पीपल दिए हुए हैं हमें, PQRS, एंड इनके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि यहाँ का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, इसके लिए क्या चेक करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। P के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, P is 16 year old। यहाँ पे जो P की एज दी हुई है वो 18 साल से कम दी हुई है। तो यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है या फिर नहीं, इसके लिए ज़रूरी है चेक करना कि P की ड्रिंक चेक की जाए कि P यहाँ पे कौन सी ड्रिंक पी रहा है। तो यहाँ पे P की ड्रिंक चेक करना ज़रूरी है रूल फॉलो करने के लिए। Q के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, Q इज़ 25 ईयर ओल्ड। यहाँ पे जो Q की एज है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे Q की ड्रिंक चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास रूल फॉलो करने के लिए कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट, R इज़ ड्रिंकिंग मिल्क शेक। यहाँ पे R जो है वो मिल्क शेक पी रहा है, तो यहाँ पे भी रूल फॉलो करने के लिए कुछ भी चेक करना ज़रूरी नहीं है। R की एज 18 ईयर से कम है या फिर ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो R की ड्रिंक है वो है मिल्क शेक। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, S इज़ ड्रिंकिंग बियर। अब यहाँ पे दिया हुआ है S जो है वो बियर पी रहा है, लेकिन यहाँ पे S की जो एज है वो मेंशन नहीं की हुई है। तो यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है या फिर नहीं, ये चेक करने के लिए ज़रूरी है कि S की एज चेक की जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा B, कि P की ड्रिंक चेक करना ज़रूरी है एंड S की एज चेक करना ज़रूरी है रूल फॉलो करने के लिए। आफ्टरनून सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल एबिलिटी के लिए, मेरे अकॉर्डिंग वो मॉर्निंग सेशन में पूछे गए क्वेश्चन से काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें डायरेक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे दिया हुआ है फातिमा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, गोज नॉर्थ फॉर 3 किलोमीटर एंड देन ईस्ट फॉर 4 किलोमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे अपनी जो ड्राइंग है वो करते जाते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फातिमा जो है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है पॉइंट P से। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये जो पॉइंट हमारे पास, ये है हमारे पास P। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है 3 किलोमीटर एंड देन ईस्ट डायरेक्शन में जाती है 4 किलोमीटर। तो मैप में जो डायरेक्शन होती है आपको पता ही होगा, ये डायरेक्शन होती है हमारे पास ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है हमारे पास नॉर्थ एंड ये होती है हमारे पास साउथ। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि फातिमा गोस नॉर्थ फॉर 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारी जो इस डायरेक्शन में फातिमा जो है ट्रेवल करेगी 3 किलोमीटर एंड इसके बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करती है 4 किलोमीटर। तो हमारे पास जो ड्राइंग बनेगी हमारी वो इस तरह से बनेगी, 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट Q। तो अब यहाँ पे जो फातिमा पहुँच गई है इस पॉइंट को इन्होंने मेंशन किया हुआ है Q। अब यहाँ से अगला स्टेटमेंट है, सी देन टर्न टू फेस पॉइंट P एंड गोज 15 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन। एंड इसके बाद दिया हुआ है Q पॉइंट पे पहुँचने के बाद फातिमा जो है P की तरफ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है एंड वहाँ पे वो मूव करती है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरह से एंड ये P पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमें दी हुई है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो कंप्लीट डिस्टेंस है हमारे पास है 15 किलोमीटर। इसके बाद दिया हुआ है सी देन गोज नॉर्थ फॉर 6 किलोमीटर। तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे 6 किलोमीटर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एंड इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ फार इज सी फ्रॉम पॉइंट P एंड इन विच डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो ये पूछा गया है कि फातिमा की जो लास्ट लोकेशन है यहाँ पे, इससे जो हमारा पॉइंट P है वो कितनी दूरी पे है एंड किस डायरेक्शन में।
अब यहाँ पे ड्राइंग जो मैंने ड्रॉ की हुई है उसको देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4 किलोमीटर एंड बेस दिया हुआ है हमारे पास 3 किलोमीटर। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब उस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये निकल के आएगी हमारे पास 5 किलोमीटर। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस हमारे पास 15 किलोमीटर, तो उसमें से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमें मिलेगी 10 किलोमीटर। अब इस ट्राइंगल की देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, यहाँ पे हमारे पास बेस दिया हुआ है 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आएगा 8 किलोमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 8 किलोमीटर एंड डायरेक्शन होगी यहाँ पे हमारे पास ईस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम से पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है 500 स्टूडेंट्स आर टेकिंग वन और मोर कोर्स आउट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड इंडिकेट कोर्स इनरोलमेंट एज फॉलोज। केमिस्ट्री में हमारे पास 329, फिजिक्स में हमारे पास 186, मैथमेटिक्स है 295 एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हमारे पास 83, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में है 217, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में है 63। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑल 3 सब्जेक्ट। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को वैसे तो मैं फार्मूला बेस नहीं करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं अभी आपको विदाउट फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो हो सकता है शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो जब मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में इस टॉपिक को डिटेल से बताऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको विदाउट फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम इसे फार्मूले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो है 329, तो इसे हम लिखेंगे NC जो कि हमें दिया हुआ है 329। इसके बाद हमें दिया हुआ है फिजिक्स के स्टूडेंट, इसे हम लिखेंगे NP जो कि हमारे पास दिए हुए हैं 186। इसी तरह से हमारे पास जो NM मिलेगा वो मिलेगा 295 एंड यहाँ पे दिया हुआ है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के स्टूडेंट है हमारे पास 83। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि केमिस्ट्री इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 83, तो इसे हम लिखते हैं इस तरह से NC इंटरसेक्शन ऑफ P। इसी तरह से हमें दिया हुआ है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट दिए हुए हैं 217, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे N केमिस्ट्री इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास है 217 एंड इसी तरह से दिया हुआ है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के 63 स्टूडेंट है, तो इसे हम लिखेंगे N P इंटरसेक्शन ऑफ M हमारे पास है 63 एंड हमें फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स। मतलब ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इनका इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। मतलब हमें फाइंड करना है NC इंटरसेक्शन ऑफ P इंटरसेक्शन ऑफ M। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NC यूनियन P यूनियन M। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है NC प्लस NM प्लस NP प्लस NC इंटरसेक्शन ऑफ M प्लस NC इंटरसेक्शन ऑफ P प्लस NP इंटरसेक्शन ऑफ M। सॉरी यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस NC इंटरसेक्शन ऑफ M माइनस NC इंटरसेक्शन ऑफ P माइनस NP इंटरसेक्शन ऑफ M एंड प्लस NP इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को आसानी से वैल्यू पुट करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है तो लिखने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल है, हमें यहाँ पे केमिस्ट्री 329, 186 एंड 295 को ऐड करना है। उसके बाद हमें 83, 217 एंड 63 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड यहाँ पे C यूनियन P यूनियन M की जो वैल्यू है हमारे पास वो दी हुई है 500। टोटल स्टूडेंट जो है वो इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1200 मैन एंड 500 वुमेन कैन बिल्ड a bridge in 2 weeks and 900 men and 250 women will take 3 weeks to build the same bridge.
हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू बिल्ड द ब्रिज इन 1 वीक। तो जो क्वेश्चन में हमें टाइम है वो यहाँ पे वीक के फॉर्म में दिया हुआ है, एंड यहाँ से जो हमसे पूछा गया है वो भी वीक के फॉर्म में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें टाइम को डेज में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी किसी काम को 50 दिन में करता है और यहाँ पे मैं पूछूं कि उस आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो यहाँ पे उसे हम लिखते हैं 1/50। किस तरह से, ये आपको जब मैं वीडियो लेक्चर्स आपको बताऊंगा तो वहाँ पे डिटेल से बताऊंगा। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से बताऊंगा वहाँ पे विदाउट एनी फार्मूला। पर यहाँ पे शॉर्ट टाइम में मुझे बताना है तो मैं आपको फार्मूला बेस बता देता हूँ। फिलहाल अब बस इतना समझ लें कि अगर किसी काम को करने में किसी आदमी को 50 दिन लगते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को हम लिखते हैं 1/50। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 1200 मैन एंड 500 वुमेन। सपोज़ यहाँ पे जो मैन है वो किसी काम को करते हैं x वीक में, तो यहाँ पे जो मैन की एफिशिएंसी होगी वो होगी 1/x। एंड वुमेन सपोज़ यहाँ पे किसी काम को करती हैं y वीक में, एक वुमेन जो है वो y वीक में एक काम को कंप्लीट करती है, तो यहाँ पे एक वुमेन की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 1/y। यहाँ पे दिया हुआ है 1200 मैन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे दिया हुआ है 500 वुमेन, तो यहाँ पे हम इससे क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड दिया हुआ है क्वेश्चन में 1200 मैन एंड 500 वुमेन कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 2 वीक, मतलब ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे तो ये काम को कंप्लीट करते हैं 2 वीक में, तो इसे हम लिखेंगे 1/2। इसी तरह से दिया हुआ है नेक्स्ट 900 मैन एंड 250 वुमेन विल टेक 3 वीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 900/x प्लस 250/y। ये जो काम को करते हैं वो करते हैं 3 वीक में, तो इस तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखें हमारे पास 2 इक्वेशन मिल रही है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन सॉल्व करके आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 3600। अब यहाँ पे जो x है वो है हमारे पास एक आदमी कितने वीक में काम करता है, तो x जो है हमारे पास वीक्स है, नंबर ऑफ वीक्स। यहाँ पे जो एक आदमी है वो 3600 वीक में इस काम को कंप्लीट करता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी मैन विल नीडेड टू बिल्ड अ ब्रिज इन 1 वीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आदमी इतने वीक में काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी होगी हमारे पास 1/3600। एंड पूछा गया है कि इस काम को 1 वीक में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। अब यहाँ पे हमें सिंपली इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो हमें 1 मिले। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3600 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3600। अभी मैंने आपको बेसिक्स नहीं बताया हुआ है इस टॉपिक के लिए, तो हो सकता है शायद इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आपको वीडियो लेक्चर्स बताऊंगा तो वहाँ पे मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, तो आपको ये सारे टॉपिक हैं वो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारे पास रिलेशन से। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच ऑफ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हैज़ बीन मैरिड एट मोस्ट वंस। X and Y are married and have 2 children P and Q। यहाँ पे ये न्यूमेरिक 2 है। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते आते हैं और साथ साथ जो है अपनी एक ट्री बनाते जाते हैं। ये जो ट्री होती है वो होती है रिलेशन की ट्री, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये ट्री किस तरह से बनाते हैं हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है X and Y are married and have 2 children P and Q। तो यहाँ पे मैंने X एंड Y को इस तरह से लिखा, ये मैरिड कपल है तो मैंने इसे इस तरह से लिखा। एंड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है हमारे पास कि यहाँ पे मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। सपोज अगर दिया होता है X मेल है तो हम क्या करते, X के ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता M, एंड अगर दिया होता Y फीमेल है तो यहाँ पे Y के ऊपर लिखता मैं ब्रैकेट में F, जिससे मुझे आगे याद रखने में आसानी होगी कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे हैव 2 चिल्ड्रंस P एंड Q, तो 2 चिल्ड्रंस को मैं इस तरह से शो करता हूँ P एंड Q। एंड अगेन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि P फीमेल है या फिर मेल है, इसी तरह से Q के बारे में कुछ भी हमें गिवन नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जेड इज ग्रैंडफादर ऑफ द डॉटर S ऑफ P, मतलब जो P की डॉटर है हमारे पास S, इसके ग्रैंडफादर है हमारे पास जेड। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर को हम इस तरह से शो करेंगे, यहाँ पे बीच में इनके पेरेंट्स होंगे एंड इनके ऊपर हमें मिलेगा ग्रैंडफादर दैट इज जेड।
यहाँ पे दिया हुआ है जेड जो है हमारे पास ग्रैंडफादर है, मतलब ये मेल है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ब्रैकेट में एम। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है फर्दर जेड एंड डब्ल्यू आर मैरिड एंड पेरेंट ऑफ आर। यहाँ पे दिया हुआ है जेड एंड डब्ल्यू जो है मैरिड कपल है। यहाँ पे हमारे पास जेड ऑलरेडी दिया हुआ था मेल है, तो यहाँ पे डब्ल्यू होगी हमारे पास फीमेल। एंड ये दिया हुआ है जेड एंड डब्ल्यू जो है वो पेरेंट है किसके, आर के। तो यहाँ पे जो हमारे पास बीच में जो जगह खाली है यहाँ पे आएगा हमारे पास आर, मतलब आर जो है वो एस के पेरेंट है। एंड यहाँ पे हमारे पास ट्री से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो पी है वो भी एस के पेरेंट है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की शादी हुई होगी, तो मुझे इस तरह से यहाँ पे ट्री में इस तरह से ड्रॉ करना होगा। एंड अगेन यहाँ पे गिवन नहीं है आर जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी नेसेसरली बी फॉल्स, मतलब इस क्वेश्चन में आगे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके लिए हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नेसेसरली फॉल्स होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज मदर इन लॉ ऑफ आर। यहाँ पे हमारे पास एक्स लिखा हुआ है मदर इन लॉ ऑफ आर। तो यहाँ पे जो है एक्स के बारे में कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि एक्स मेल है या फिर फीमेल है, तो वी कांट से एक्स इज मदर इन लॉ ऑफ आर। तो ये जो है नेसेसरली फॉल्स नहीं हो सकता, इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। तो यहाँ पे ए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पी एंड आर आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एंड आर, ट्री से हमें पता चल रहा है कि ये एक मैरिड कपल है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि दे आर नॉट मैरिड कपल, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो नेसेसरली फॉल्स कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बी। हम आगे भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है पी इज अ सन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी हमारे पास ये है एंड यहाँ पे ये क्लियर है कि एक्स एंड वाई इसके पेरेंट है, बट यहाँ पे पी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, पी मेल है या फिर फीमेल है। तो वी कांट से पी इज सन ऑफ एक्स एंड वाई, मे बी पी इज डॉटर ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे जो हमारा सी स्टेटमेंट है ये नेसेसरली फॉल्स नहीं है, इट कैन बी ट्रू। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्यू कैन नॉट बी मैरिड टू आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू यहाँ पे दिया हुआ है एंड आर यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आर की मैरिज ऑलरेडी पी के साथ हो रखी। एंड क्वेश्चन में हमें क्लियर दिया हुआ है मैरिड एट मोस्ट वंस, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन अ नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट द डिजिट 1 इज नेवर द इमीडिएट राइट ऑफ 2 इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जिनमें ये जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जो है वो इमीडिएट राइट साइड में नहीं होगा 2 के। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि 3 डिजिट के कितने नंबर मैक्सिमम नंबर पॉसिबल है। तो ये हम किस तरह से देखते हैं। सपोज हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है एक्स वाई एंड जेड। अब ये 3 डिजिट के नंबर कितने मैक्सिमम पॉसिबल है, तो इसे हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो जेड है ये लेफ्ट साइड में है, LSB है। तो यहाँ पे जेड के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो है बिटवीन 0 to 9, कोई सा भी नंबर हो 0 to 9 यहाँ पे जेड की जगह पे हो सकता है। तो यहाँ पे 10 ऐसे नंबर पॉसिबल है जो कि जेड की जगह पे हो सकते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पे 10। इसी तरह हम देखें सेकंड नंबर को, तो सेकंड नंबर में भी हमारे पास हो सकते हैं 0 to 9, मतलब 10 ऐसे नंबर हैं जो कि यहाँ पे हो सकते हैं, तो मैंने लिखा इसके नीचे 10। एंड यहाँ पे हम देखें MSB नंबर को, यहाँ पे इसका 3 डिजिट होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इसकी जगह पे 0 ना हो। तो मतलब x की जगह में हमारे पास नंबर हो सकते हैं 1 to 9। तो 1 to 9 में हमारे पास 9 ऐसे नंबर हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा नीचे 9। एंड हमें क्या करना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 3 डिजिट के कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं जो कि हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 900। तो 3 डिजिट के 900 नंबर पॉसिबल है हमारे पास टोटल। अब कंडीशन दी हुई है कि हमें उन नंबरों को अलग करना है जिनमें 1 जो है वो इमीडिएट राइट साइड में है 2 के। तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 जो है वो 2 के इमीडिएट राइट साइड में, मतलब इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट हो सकती है हमारे पास इस तरह से जेड, या फिर एक अलग केस हो सकता है इस तरह से हमारे पास MSB में हो कोई अलग नंबर, एंड यहाँ पे हो सकते हैं 1 and 2। इसके अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है।
तो अब हमें पता लगाना है कि इस तरह के कितने नंबर पॉसिबल है एंड इस तरह के हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखें 3 डिजिट के नंबर होने के लिए यहाँ पे जेड के लिए कोई कंडीशन नहीं है। जेड कैन बी फ्रॉम 0 to 9। तो यहाँ पे 0 to 9 कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास जेड के लिए। तो यहाँ पे जेड के जो है 10 केसेस पॉसिबल है। तो इस तरह के जो नंबर है हमारे पास हो सकते हैं टोटल 10। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एंड यहाँ पे हमें देखना है कि इस तरह के हमारे पास कितने नंबर पॉसिबल है। यहाँ पे MSB में दिया हुआ है एक अननोन नंबर x। अगर इसे 3 डिजिट का होना है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि x की जो वैल्यू है वो हो फ्रॉम 1 to 9। मतलब यहाँ पे टोटल 9 केस है हमारे पास जो कि x हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के नंबर हमें मिल रहे हैं 10 एंड इस तरह के नंबर हमें मिल रहे हैं 9 एंड टोटल नंबर थे हमारे पास 900। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर को ऐड करके टोटल नंबर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब हम करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिलेगा 10 + 9 दैट इज़ 19 एंड 900 में से 19 माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 881। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा C 881। तो ये तो थे आफ्टरनून सेशन में पूछे गए जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।